नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आगे हम नॉर्मल स्क्रीन पर। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साप्ताहिक घटनाक्रम की। और साप्ताहिक जो घटनाक्रम है उसके आधार पर मार्केट है वो इस सप्ताह कैसे रहने वाला है। तो सप्ताह की बात करें तो 27 मार्च से और 31 मार्च तक जो सप्ताह चलने वाला है, तो इस सप्ताह कौन सी बड़ी घटनाएं और बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो मार्केट को प्रभावित करेंगे। तो घटनाओं के चक्र की बात करने से पहले हम मार्केट की शुरुआत में हम देखेंगे हॉलीडेज कि 27 मार्च से शुरू होने वाले ये सप्ताह और 31 मार्च को समाप्त जो ये सप्ताह होने वाला है, तो इस सप्ताह में हॉलीडे कौन से आएंगे और कितने दिन मार्केट है वो रन रहने वाला है। तो हम चलते हैं पहले एनएससी के हॉलीडेज बिंदु पर। और हॉलीडेज की बात करें तो मार्च में यानी इस सप्ताह में आपको 30 मार्च को हॉलीडेज आते हुए देखने को मिल रहा है। और 30 मार्च को रामनवमी के उपलक्ष्य में मार्केट का अवकाश रहने वाला है। कुल मिलाकर देखें तो इस सप्ताह मार्केट 5 में से 4 डेज है वो रन करते हुए देखने को मिलेगा, यानी एक दिन के अवकाश को छोड़ दें तो इस सप्ताह वो 4 ही दिन मार्केट है वो रन करने वाला है। और अब चर्चा कर लेते हैं वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स क्या कहता है। तो यदि निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी इंडेक्स शुक्रवार के सेशन में और इंडेक्स है वो करीबन 0.77% की गिरावट के साथ और इंडेक्स है वो 17,000 के नीचे लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। और ये जो गिरावट की बात करें तो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स, मंदी और महंगाई के जो बड़े बिंदु है, इनके चलते हुए मार्केट में लगातार पिछले सप्ताह कुल 5 दिन है वो बाजार है वो गिरावट में ही देखने को मिला। और इंडेक्स पहले 18,000 से नीचे फिसला और फिर सप्ताह के अंतिम दिनों में 17,000 से नीचे मार्केट है वो इंडेक्स है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि हम बात करें लास्ट 1 मंथ्स की, तो लास्ट 1 मंथ में इंडेक्स है करीबन 2.5% से ज़्यादा है वो करेक्शन में हो चुका है। और यदि लास्ट 1 मंथ और लास्ट 1 ईयर की बात करें, यदि इस वर्ष यानी 2023 की शुरुआत से हम बात करें तो वर्ष 2023 में और जो इंडेक्स है उसमें करीबन 7% तक की बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। यदि हम जनवरी की शुरुआत की बात करें तो हम जनवरी में 18,000 से ऊपर है वो ट्रेंड कर रहे थे और 18,000 के बाद और इसमें सरफली जो ग्लोबल क्यूज के कारण बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इंडेक्स है वो करीबन इसमें 7% की गिरावट अब तक इंडेक्स में हो चुकी है। तो अब बात करते हैं इस सप्ताह की। इस सप्ताह में कौन से बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। तो यदि हम देखें और यदि द हिंदू बिजनेस लाइन की अगर हम माने तो हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार निफ्टी में है वो सेंसेक्स कैन फॉल मोर द हिंदू बिजनेस लाइन। तो द हिंदू बिजनेस लाइन के अनुसार अभी इंडेक्स और भी करेक्ट हो सकता है क्योंकि वैश्विक जो माहौल है इसी तरीके से क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। बड़ी जो घटनाएं वो मार्केट में देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से इंडेक्स और भी करेक्ट हो सकता है। दूसरी तरफ पर देखें तो इंडेक्स अपने लो लेवल पर जब पहुंच रहा है तो उसमें ये सभी चिंताएं खत्म होने के बाद एक मार्केट में बड़ा मूव भी आते हुए देखने को मिलेगा। और हर्षवर्ध शाह सीज निफ्टी 50 एट 22,000 इन द फाइनेंशियल 24। और इसमें 2024 की बात करें तो इसमें इंडेक्स है वो 22,000 तक भी जाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इंडेक्स मार्केट में इस तरह का माहौल है कि बड़ी गिरावटें और भी आगे हो देखने को मिलेंगे। फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस सप्ताह है वो क्या रहने वाला है। तो इस सप्ताह की शुरुआत की अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर देखें
तो अमेरिका से जो बैंकिंग सिस्टम्स जो क्राइसिस शुरू होते हुए देखने को मिला और अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली बैंक से जो बैंकिंग क्राइसिस देखने को मिला और सिलिकॉन वैली बैंक से इसकी शुरुआत होते हुए देखने को मिली और फिर सिग्नेचर बैंक भी है वो भी फेल्ड होते हुए देखने को मिला और सिग्नेचर बैंक के बाद में फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसके स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अमेरिका और यूरोपियन जो सरकारें हैं और गवर्नमेंट्स है उनकी तरफ से जो पॉजिटिव बयान और बैंकिंग जो सिस्टम है उसको सहारा देने की बातें जो कही गई उसको देखते हुए मार्केट में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी सप्ताह के अंतिम दिनों की देखें तो क्रेडिट स्विस का संकट भी आते हुए देखने को मिला और अमेरिका से जो बैंकिंग सिस्टम्स में जो क्राइसिस जो शुरू हुआ वो यूरोप पहुंचते हुए देखने को मिला और स्विट्जरलैंड का जो क्रेडिट स्विस जो बैंक है वो भी फेल्ड होते हुए देखने को मिला। और हालांकि क्रेडिट स्विस को यूबीएस बैंक ने इसका अधिग्रहण करने की न्यूज़ चली और यूबीएस के द्वारा जो अधिग्रहण का जो पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला उससे मार्केट कुछ संभला जरूर था, लेकिन इसके साथ ही सप्ताह के अंतिम दिनों की बात करें तो बैंकिंग जो सिस्टम था वो यूरोप से जर्मनी हो जाते हुए देखने को मिला और जर्मनी का जो डाइचे बैंकिंग सिस्टम डाइचे जो बैंक है उसके स्टॉक्स में भी शुक्रवार के सेशन की हम बात करें तो 14 से 16% तक की गिरावट है वो डाइचे बैंक में भी देखने को मिला। और जो अमेरिका से जो बैंकिंग क्राइसिस जो बैंकिंग सिस्टम के फेल होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जर्मनी भी जा पहुंचते हुए देखने को मिला और डाइचे बैंक है वो भी एक तरह से यूँ देखें तो स्टॉक्स था वो क्रैश हो गया। और अब बात करें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की, फिलहाल बाज़ार में और या कहें कि वैश्विक स्तर पर बड़े घटनाचरम अनिश्चित जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं और आज भी लेटेस्ट वीडियो जब हम बना रहे हैं तो बनाते बनाते ये एक जियो पॉलिटिकल जो टेंशन्स है वो आते हुए देखने को मिली जिसको हम अभी तुरंत ही कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। और जियो पॉलिटिकल टेंशन की हम बात करें तो पिछले एक साल से चल रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध पर रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन उनकी तरफ से एक लेटेस्ट और उग्र बयान देखने को मिला है जिसके चलते मार्केट में एक फियर फिर से क्रिएट हो सकता है। और जो रशियन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग की बात कही है और यूक्रेन रशियंस वार लेटेस्ट पुतिन सेज दैट ही विल डिप्लॉय न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस। और पुतिन जो हैं उन्होंने बेलारूस जो रूस का एक पड़ोसी देश है और बेलारूस की जो बॉर्डर है वो बेलारूस की जो बॉर्डर है वो जो नाटो जो देश हैं उनसे इनका बॉर्डर लगता है। तो रशियन जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको बेलारूस में तैनात करने का एक बयान दिया है जिसके चलते और काफ़ी टेंशन्स है वो नाटो देशों में आते हुए देखने को मिला है। इस वजह से ये जो घटना है वो वैश्विक मार्केट को बड़ी प्रभावित कर सकती है और इसमें मार्केट में एक चिंता वाली बात है वो देखने को मिल सकती है। और अब बात करें अमेरिका से तो अमेरिका से भी जीडीपी के डाटा आने वाले हैं और इस सप्ताह बात करें तो अमेरिका में जीडीपी का Q4 के जो एस्टिमेट्स हैं Q4 के जो रिजल्ट्स हैं वो इसी सप्ताह जारी होने वाले हैं। और 30 मार्च को हम बात करें तो 30 मार्च को अमेरिका से Q4 के जीडीपी डाटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि बात करें अमेरिका के जीडीपी डाटा की तो फरवरी में जारी हुए दूसरे एडवांस एस्टिमेट के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी जो ग्रोथ है वो 2.7% रहने की उम्मीद उसमें जताई गई है। जबकि अगर पहले के अनुमान की अगर बात करें तो पहले का जो अनुमान था वो 2.9% बताया गया था। तो जो दूसरा जो एडवांस एस्टिमेट आया था उसमें
एस्टिमेट को कम किया है, 2.9 से 2.7 किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखें तो जीडीपी का जो अनुमान है कहीं न कहीं वो भी इसमें कमी ही आ सकता है। और ये जो जीडीपी का जो डाटा आएगा वो भी वर्ल्ड मार्केट को काफ़ी बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकता है। और इसमें अगर बात करें तो वस्तु और सर्विस पर जो खर्च होने से ग्रोथ का जो अनुमान है काफ़ी प्रभावित हुआ है। और जुलाई के यानी Q3 की अगर हम बात करें तो यूएसए जो जीडीपी का Q3 के जो डाटा था जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए, उसमें यूएसए जो इकोनॉमी उसकी जो ग्रोथ थी वो 3.2% रही थी। और अब ये कहीं 3.2 से जो अनुमान आया है वो 2.7 का आया है। इसमें अनुमान तो 2.7 का, लेकिन अब 30 मार्च को जो डाटा रिलीज होगा और इस डाटा पर निर्भर करेगा, ये देखने वाली बात होगी कि 30 मार्च को है वो डाटा किस तरह का आता है, 2.7 ही अनुमान के मुताबिक का आता है या फिर पिछले क्वार्टर के बराबर भी रहता है, तो भी ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज हो सकती है। और यदि अनुमान के मुताबिक 2.7 ही रहता है या 2.7 के आसपास भी आता है तो भी मार्केट के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये डाटा 2.7 से कम आते हुए देखने का मिला तो मार्केट में एक बड़ा फेयर है वो देखने को मिल सकता है और इंडाइसेज में गिरावट हो सकती है। और अब बात करेंगे ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा की। दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर कौन से बड़े डाटा रिलीज होंगे, तो उनकी चर्चा अपन सरसरी तौर पर कर लेते हैं। और यदि अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से API EIA क्रूड ऑयल स्टॉक्स के डाटा, साप्ताहिक डाटा आने वाले हैं। MBA मॉर्गेज एप्लीकेशंस फॉर वीक एंड 24 मार्च के लिए आएंगे। पेंडिंग होम सेल्स फरवरी महीने के लिए आएंगे। और Q4 जिनकी हम चर्चा अभी कर ली हमने, Q4 जीडीपी के ग्रोथ अनुमान आने वाले हैं। रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग के आएंगे डाटा, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स के आएंगे। इसके अलावा पर्सनल इनकम्स और स्पेंडिंग्स फरवरी महीने के लिए डाटा है वो अमेरिका से आते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें यूरोजोन से और यूरोपियन कंट्रीज से कंज्यूमर इन्फ्लेशन के डाटा आएंगे। इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सर्विस सेंटिमेंट्स के डाटा मार्च महीने के लिए आएंगे। इन्फ्लेशन फ्लैश जो मार्च के डाटा आएंगे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट फरवरी महीने के लिए डाटा है वो यूरोपियन कंट्री से आते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर जापान से बात करें तो जापान से भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डाटा आएंगे, रिटेल सेल्स के, हाउसिंग स्टार्ट्स के और कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स फरवरी महीने के लिए डाटा आएंगे। वहीं चाइना से है वो कोई बड़े डाटा नहीं आने वाले। और यूनाइटेड किंगडम से बात करें तो कार प्रोडक्शन के डाटा फरवरी महीने के लिए आएंगे। और Q4 है वो करंट ईयर 20 एंड 22 के लिए आने वाले हैं। साथ ही इंग्लैंड से आपको जीडीपी ग्रोथ के डाटा भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। हमारे यहाँ घरेलू स्तर पर कौन से डाटा आने वाले हैं उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो यदि इस सप्ताह की बात करें तो इस महीने के अंत में 31 मार्च को फरवरी महीने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डाटा रिलीज होगा। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा है वो इसी सप्ताह जारी होने वाला है। फिस्कल ईयर 2023 की दिसंबर तिमाही का करंट अकाउंट और एक्सटर्नल डेब्ट के जो डाटा है वो इसी सप्ताह जारी होने वाले हैं, जो मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। फिस्कल ईयर 2023 में अप्रैल से लेकर के जनवरी तक भारत का जो फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़कर 11.91 लाख करोड़ रुपए रहा है। और यह पूरे वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2023 के टारगेट का 67.8% है। और पिछले वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट था वो 58.9% था। तो अगर ये फिस्कल जो डेफिसिट का डाटा है वो बढ़ते हुए देखने को मिलता है तो ये भी कहीं न कहीं घरेलू मार्केट के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। तो कुछ ये छोटे डाटा हैं वो घरेलू स्तर पर आने वाले हैं। और अब बात करेंगे ऑयल प्राइसेज। और ऑयल जो प्राइसेज है वो करीबन पिछले सप्ताह के प्रारंभ से ही काफ़ी कम होते हुए, डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऑयल प्राइसेज का जो फ़ायदा है तो इंडियन जैसी जो भारतीय जो इकोनॉमियाँ हैं, भारतीय जैसी जो इकोनॉमी है जो नेट ऑयल का इंपोर्ट करती हैं,
तो उस लिहाज से मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और जो कंपनी है उनके लिए भी ये एक अच्छी बात हो सकती है बात है कि ऑयल जो प्राइसेज लगातार कम होते हुए देखने को मिल रही हैं और ऑल ओवर इसका जो फ़ायदा है भारतीय इकोनॉमी को मिल रहा है और आगे भी इसको अगर डाउन रेट्स है वो डाउन रही ऑयल प्राइसेज की ऑयल की तो इसका फ़ायदा है वो भारतीय कंपनियों को ज़रूर मिलेगा। और यदि WTI क्रूड ऑयल की बात करें, ब्रेंट की बात करें और सभी जो ऑयल्स हैं उनमें करीबन 1 से 1.5% की गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावटें हैं वो बाज़ार के एक सेंटिमेंट को काफ़ी सपोर्ट दिख रही हैं, लेकिन जो बड़े लेवल पर बैंकिंग जो क्राइसिस की वजह से इसका वो असर वो दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि हम देखें तो पिछले 1 वीक की बात करें तो पिछले 1 वीक में ऑयल जो प्राइसेज हैं काफ़ी है वो कम होते हुए देखने को मिल रही थी, कम हुई हैं। और यदि पिछले सप्ताह की शुरुआत में देखें तो ऑयल प्राइसेज करीबन है वो 72 के आसपास $72 के आसपास थी, लेकिन इस सप्ताह के अंत तक देखें तो इसमें करीबन अब इसमें दो अंकों तक की गिरावट आते हुए देखने को मिल रही है। और जो क्रूड ऑयल है वो करीबन $68 के आसपास है वो ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में भी क्रूड ऑयल में काफ़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। और जहां 1 महीने पहले जो क्रूड ऑयल थे $80 के आसपास था, अब वो करीबन है वो 68 और $69 के आसपास है। तो कुल मिलाकर देखें ऑयल प्राइसेज की तरफ से ऑयल प्राइसेज में जो कमी आ रही है वो भारतीय जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए एक अच्छा साबित हो रहा है और ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिवली संकेत देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ देखें इस सप्ताह क्या ऑयल का क्या रहने वाला है, तो इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह ओपेक और जो बाइडेन है टू बूस्ट ऑयल प्राइसेज, तो उन्होंने कि ऑयल जो प्राइसेज हैं उसमें किसी कोई तेज़ी की संभावना नहीं बताई जा रही है। दूसरी तरफ देखें कि गोल्डमैन सैच्स ने भी कहा है कि गोल्डमैन सैच्स नो लॉन्गर सीज $100 बिलियन ऑयल इन द 2023, यानी 2023 का वर्ष है। इसे अगर पूरे वर्ष की देखें तो क्रूड ऑयल है $100 के आसपास है वो जाने वाला नहीं है, 100 से नीचे ही रहने वाला है। तो ये भी एक मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ऑयल प्राइसेज की तरफ से ये भी इंडियन जो मार्केट्स हैं उनके लिए एक सेंटिमेंट है वो ऑयल की तरफ से पॉजिटिव रहने वाला है। और अब बात करें DIs और FIs के सेंटिमेंट्स के, और DIs और FIs का जो सेंटिमेंट है वो मार्केट के लिए काफ़ी मायने रखता है। और DIs FIs का देखें सेंटिमेंट देखें तो लगातार जो पिछले जो 4 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च का सेंटिमेंट देखें तो FIs का जो सेंटिमेंट है अब भी भारतीय बाज़ारों के प्रति नेगेटिव ही है, लगातार वो सेलिंग करते देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि ये जो आंकड़ा है मार्च के महीने तक आते आते कम देखने को मिल रहा है, जहां दिसंबर के महीने में करीबन 14,000 करोड़ मार्केट से निकाल गए, जनवरी महीने में 41,400 करोड़ रुपए निकाल गए और फरवरी माह में ये कम होते हुए देखने को मिला, 11,000 करोड़ देखने को मिला। और मार्च में भी ये डाटा है वो और भी कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें भारतीय जो बाज़ार हैं वो अभी वैल्यूएशन के हिसाब से है वो दुनिया के जो अन्य बाज़ारों से FIs को काफ़ी है वो ऊपर लग रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूएशन में लग रहे हैं, इसलिए भारतीय बाज़ारों से रुपया है वो निकाला जा रहा है और कंटिन्यूस FIs की तरफ से निकाला जा रहा है। DIs का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिवली लग रहा है। और यदि हम इस सप्ताह की बात करें जो समाप्त 24 मार्च को जो सप्ताह समाप्त हुआ है तो उसमें कंटिन्यूस 20 मार्च से यदि हम 22 मार्च के डे को छोड़ दें तो 22 मार्च में हालांकि एक हल्की सी इसमें बाइंग देखने को मिली थी FIs की तरफ से, तो बाकी के जो 4 दिन थे उसमें सेलिंग ही देखने को मिली है और कुल करीबन 6600 करोड़ के आसपास सेलिंग है वो इस सप्ताह में FIs की तरफ से देखने को मिली है। DIs की तरफ से देखें तो DIs है वो कंटिन्यूस है वो बाइंग करते हुए चल रहे हैं, यानी DIs का जो सेंटिमेंट है काफ़ी भारतीय बाज़ारों की तरफ से वो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और ये FIs का जो सेंटिमेंट है काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, ये आगे भी जारी रह सकता है क्योंकि ग्लोबल जो इवेंट्स हैं, ग्लोबल क्यूज हैं वो इसी तरह के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसका कारण ये भी है कि भारतीय जो बाज़ार है उनसे लगातार विदेशी जो निवेशक है वो पैसा निकाल रहे हैं, जिसकी वजह ये बताई है कि इक्विटी जो मार्केट है उसमें काफ़ी इक्विटी जो मार्केट्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर बने हुए हैं और ग्लोबल मार्केट की चिंता को देखते हुए मुमकिन है कि आने वाले हफ्तों में वे विदेशी जो निवेशक हैं
वो अपने हाथ है वो खींच कर के रखेंगे और मार्केट में पैसा बहुत ही कम लगा सकते हैं। और इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में करीबन है वो 6,654 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली एफआईज ने की है, जबकि डोमेस्टिक निवेशकों की बात करें तो उन्होंने 9,430 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो कुल मिलाकर के एफआईज की तरफ से सेंटीमेंट है वो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन डाटा की। फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा है वो क्या कहता है, तो इस सप्ताह के जो फ्यूचर और ऑप्शन डाटा हैं उनसे ये इस तरह का संकेत मिल रहा है कि जो निफ्टी इंडेक्स है वो नियर टर्म में 16,800 और से लेकर 17,200 के लेवल के आसपास ट्रेंड करते हुए देखने को मिलेगा। यानी अगर देखें तो निफ्टी का निचला ट्रेंड देखें तो 16,800 का रहेगा और ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर है वो 17,200 तक जा सकता है। और वहीं यदि बॉर्डर रेंज में अगर रेंज देखें तो 16,800 से 16,500 तक भी इंडेक्स है वो फिसल सकता है। और यदि उसमें तेजी की संभावना आते हैं तो 17,500 से ऊपर नहीं जा सकता है। तो ये दोनों ही बॉर्डर रेंज है। नीचे वाली लेवल देखें तो 16,500 और ऊपर का लेवल देखें तो 17,500 से ज़्यादा नहीं जा सकता। और 16,500 अगर कोई बड़ा बैंकिंग जो क्राइसिस अगर आता है तो हो सकता है कि 16,500 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम है। लेकिन अगर कोई बड़ा इवेंट्स हो जाता है तो उस वजह से मार्केट नीचे फिसल भी सकता है। और अब बात करेंगे इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कहता है। तो वोलेटिलिटी का इंडेक्स ये कहता है कि लगातार तीसरे हफ्ते वोलेटिलिटी जो विक्स इंडेक्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है। और अभी अगर देखें तो ये पिछले हफ्ते के रेंज में ही ट्रेंड कर रहा है। और इंडियन जो विक्स है वो एक डर का इंडेक्स है, फियर इससे पता चलता है। जो विक्स है वो फियर को मापता है कि बाजार में कितना फियर है। तो इसमें बाजार में उतार चढ़ाव का ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पिछले हफ्ते ये 3.2% बढ़कर 15.24% हो गया था और पिछले 3 हफ्तों में ये करीबन 25% तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी जो वीक्स में बढ़ोतरी होती है इसका मतलब मार्केट में काफ़ी बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और पिछले हफ्ते में इसमें जो वीक्स का जो इंडेक्स है वो 25% तक बढ़ा है। और यदि हम देखें पिछले लास्ट 24 को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें इंडेक्स में करीबन और 5% के इसमें बड़ी है वो बढ़ोतरी देखी गई है। यानी मार्केट में बड़ी वोलेटिलिटी रहने वाली है। हालांकि अगर लास्ट 5 डेज की बात करेंगे तो लास्ट 5 डेज में और इसमें काफ़ी गिरावट है वो 6% की गिरावट भी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे कॉरपोरेट एक्शन की। और इस सप्ताह में 27 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक जो सप्ताह रहने वाला है तो इस सप्ताह में कौन से कॉरपोरेट एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। जो सेंटिमेंट के प्रॉपर स्टॉक्स हैं उनमें खरीदारी और सेलिंग भी बढ़ सकती है। तो अगर कॉरपोरेट एक्शन की अपन बात करें तो ब्रांड कॉन्सेप्ट जो लिमिटेड है उसके तरफ से अंतरिम जो डिविडेंड है उसकी एक्स डेट आपको 29 मार्च की रहेगी। भारत एग्री है उसकी भी जो स्टॉक स्प्लिट जो डेट है वो एक्स डेट है 29 मार्च रहेगी। हिंदुस्तान जिंक का अंतरिम डिविडेंड जो डेट है वो 29 मार्च को है। मिर्जा इंटरनेशनल है उसका भी स्पिन ऑफ है 29 मार्च रहेगा। एसबीआई कार्ड का जो अंतरिम डिविडेंड है उसकी डेट भी आपको 29 मार्च देखने को मिलेगी। सिंपनी लिमिटेड है उसकी तरफ से जो बाईबैक वो उसका जो एक्स डेट है वो भी 29 मार्च को है। एंजन वन की तरफ से अंतरिम जो डिविडेंड है उसका भी आपको जो एक्स डेट है 29 मार्च को है। और किशल है उसका भी फाइनल जो डिविडेंड है वो भी 31 मार्च को देखने को मिलेगा। इस तरह से ये कुछ बड़े कॉर्पोरेट एक्शन है इस सप्ताह रहने वाले हैं। और कुल मिलाकर अगर मित्रों देखें तो कुल मिलाकर देखें तो इस सप्ताह भी ये जो सप्ताह है वो भी जो बड़ी जो बैंकिंग जो सिस्टम्स में जो बैंकिंग सिस्टम्स जो फेल्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से कुछ और जो जियोपॉलिटिकल्स जो टेंशन्स क्रिएट होते देखने को मिल रही हैं इस वजह से सप्ताह के दौरान मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव ही रहने वाला है। अगर कोई बड़ा इवेंट हो जाता है मार्केट को तो वो मार्केट है वो ऐसा लगता नहीं कि ऊपर की ओर ट्रेंड करेगा।
तो इस सप्ताह लगभग मार्केट है वो 17 से नीचे ही मूव करते हुए देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये थे इस सप्ताह के बड़े इवेंट्स जिनके दम पर मार्केट का मूवमेंट रहने वाला है। तो यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए स्टॉक इंडिया।